हे गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री पॉइंट। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मार्क कर दी हैं और हम इसे बस रीड करेंगे। रीड करने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी के बारे में। आर्कियोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ वर्ड है। ये आर्कियोस और लोगोस नाम के दो वर्ड से मिला है, जिसका मतलब है पुरातन ज्ञान। इसका पहली बार जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है आर्कियोलॉजी का, वो यूनान और रोम यानी ग्रीस और रोम के साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग जो रोम की पुरानी चीज़ें थी उनके लिए पहले पुरातत्व वर्ड का यूज़ करते थे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम कि पुरातत्व शब्द का जो प्रयोग है वो प्राक रोमन पुरानिधियों के लिए किया जाता था। इसका जो देखने को मिलता है मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, जो है आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में ये हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पा जैसे सभ्यताएं जैसे इंडिया में थी, वैसे मेसोपोटामिया में हमें 18 और 19 सेंचुरी के लेटर फेज़ में देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में जो भी आपको सभ्यताएं मिली हैं। पुरातत्व से हमारा क्या मतलब है? पुरातत्व से हमारा ये मतलब है कि वो पुरानी चीज़ें जिनका निर्माता या प्रयोगकर्ता कभी मानव रहा हो। यहाँ पे बात आती है गॉर्डन चाइल्ड की। तो गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन को कहा जा सकता है। यानी कि जो भी हमारे पास रिमेन्स हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजी में, उनके एक प्रॉपर क्या कह सकते हैं एनालिसिस से हम मानव के बारे में, उसके क्रियाकलापों के बारे में पढ़ते हैं। ये गॉर्डन चाइल्ड ने कहा। ग्राहम क्लार्क के अनुसार मानव को अतीत के इतिहास की रचना के लिए पुरावशेषों के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये कहते हैं ग्राहम क्लार्क कि जो भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में जब उनका एनालिसिस किया जाता है तब वो हमें मानव के अतीत के बारे में बताता है। जबकि ग्लिन डैनियल दो तरह की अर्थ निकालते हैं। इनका पहला मानना है कि मानव अतीत के अवशेषों के अध्ययन के लिए पुरातत्व का यूज़ हुआ है, यानी मानव का जो अतीत है उसके बारे में हम लोग आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं। और दूसरा, सिर्फ मानव के प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित पुरावशेषों का इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लिन डैनियल की एक और परिभाषा है जिसमें वो बोलते हैं कि पुरातत्व की परिधि लिपि ज्ञान के पूर्व के काल से संबंधित है। मतलब कि ये जो भी आर्कियोलॉजी हम पढ़ते हैं ये हमारा प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है। जब हिस्ट्री में लोग लिखना पढ़ना जान चुके थे तब पुरातत्व से का इससे कोई रिलेशन नहीं है, जबकि ये भी गलत बात है, क्योंकि हिस्ट्री आपको पूरा मतलब आपके आज के टाइम पीरियड से लेकर के जितना भी हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी क्लियर अप करने में आर्कियोलॉजी हमारी हेल्प करती है। 3000 वर्ष पूर्व सुमेरिया में सबसे पहले लिखने पढ़ने की ये जो कला थी उसका विकास हुआ था। दजला, फरात, नील और सिंधु नदियों के एरिया तक ये सीमित था। आगे देखते हैं। 20वीं शताब्दी विश्व में सर्वत्र राजनीतिक और आर्थिक ढांचों में परिवर्तन के लिए उल्लेखनीय है। यानी आपकी 20th सेंचुरी में 1900 से लेके 2000 तक आपका जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिले हैं। पुरातत्व की जो ट्रेडिशनल आपकी परिभाषा है उसके हिसाब से मानवकृत भौतिक पुरावशेषों पुरानिधियों के अध्ययन के अतीत के इतिहास को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी हमारे पूर्वजों ने या फिर हमारे जो अर्ली मैन है उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई थी उनका जो है हम जो एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो अपने इतिहास को समझने के लिए करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पुरातत्व से तात्पर्य एक ऐसे विषय से है जो निश्चित क्रोनोलॉजी, इकोलॉजी और स्पेस और टाइम
के संदर्भ में पुरावशेषों के आधार पर मानव के सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है। इसका कहने का सेंस ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी यानी टाइम पीरियड, वहाँ के स्थान और जो भी वहाँ का उस टाइम का वातावरण रहा होगा, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास रिमेन्स मिलते हैं उनका अध्ययन करके, उनका एनालिसिस करके हम मानव के जो सांस्कृतिक जीवन है यानी उसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। पुरातत्व का अध्ययन क्षेत्र ये फिजिकल रिमेन्स के माध्यम से मानव इतिहास की संरचना में संलग्न है। कहने का सेंस ये है कि पुरातत्व में हम फिजिकल रिमेन्स के ही ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं पूरी तरीके से। सांस्कृतिक इतिहास आसानी से लिखा जा सकता है इसी की सहायता से, मतलब ह्यूमन का जो कल्चरल एक्टिविटी का जितना भी पास्ट में रहा है वो सब हम पुरातत्व के जो साक्ष्य हैं उससे पता कर सकते हैं। भारत में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है, यानी कि जितने भी आर्कियोलॉजी के यहाँ पे इंस्टीट्यूट है या जो भी चीज़ें यहाँ पे आर्कियोलॉजी में पढ़ाई जा रही है वो एक तरह से हिस्ट्री के पार्ट के या फिर एक ब्रांच के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि अमेरिका में इसे एंथ्रोपोलॉजी के एक शाखा के रूप में स्टडी किया जाता है। स्टुअर्ट पिगट जो है वो इतिहास को मतलब पुरातत्व को इतिहास की एक शाखा मात्र ही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मॉर्टिमर व्हीलर, ये जो है पुरातत्व प्रधानतः तथ्यों की खोज करने वाला विषय है इनके हिसाब से। ये कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है ये हमें फैक्ट्स खोजने में मदद करती है, ये मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है। जबकि वॉल्टर टेलर के हिसाब से पुरातत्व मानव के सांस्कृतिक इतिहास के विषय में साक्ष्य संकलन की एक विशिष्ट प्रणाली एवं तकनीकों की समूह मात्र है। मतलब एक तरह से वॉल्टर टेलर का कहना है कि जो मानव के सांस्कृतिक इतिहास है यानी कल्चरल पास्ट है उसके बारे में ये फैक्ट्स और जो भी उसके एविडेंसेस हैं उसको खोजने की बस एक तकनीक है, यानी टेक्निक कह सकते हैं हम इसे वॉल्टर टेलर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं तो JCD क्लार्क कहते हैं कि पुरातत्व के अध्ययन के मतलब इसको बिल्कुल भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि इतिहास के ट्रेडिशंस और उन सब के बारे में बताता है विथ प्रूफ और फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अश्मीभूत मतलब मिनरलाइज्ड और पीट बॉक्स को दलदल भी कहा जाता है। यहाँ पे इसका संबंध बताया जा रहा है कि आपका आर्कियोलॉजी ह्यूमैनिटीज़ और नेचुरल साइंसेज से कैसे कैसे संबंधित है। ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस, इन सब से हमारा जो पुरातत्व है वो जुड़ा हुआ है। नेचुरल साइंसेज में जियोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी देखने को मिलता है। इतिहास का आधार वास्तविक घटनाएं हैं, यानी कि जो भी हमारी पुरानी इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं लाइफ में उनके ऊपर बेस्ड जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो उनका जब हम पूरा व्याख्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं तो वो इतिहास कहलाता है। इतिहास में हम लोग नामधारी व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं, जबकि पुरातत्व में अज्ञात व्यक्तियों के बारे में पढ़ना होता है। बात करें ज्योग्राफी की तो सेटलमेंट पैटर्न के अध्ययन के लिए और इनका जनसंख्या यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे था, संसाधन के दोहन यानी इनके पास सोर्सेज क्या क्या थे अपना घर चलाने का या लिविंग सोर्सेज कैसे थे, ये सब हमें आपको ज्योग्राफी पढ़ने के बाद समझ में आएगा। सांस्कृतिक और सामाजिक भाषा, नेतृत्व विज्ञान में यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में हम मानव के जो स्टार्टिंग नेचर था, उसके सोचने समझने की जो क्षमता थी, उसका जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ उसकी थी, उसके सोशल एक्टिविटीज़ थी, उसकी लैंग्वेज वो कैसा यूज़ करता था, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। नेतृत्व विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी वर्तमान मानव समुदाय के संबंध में अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है, यानी ये आज के ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ता है। लेकिन हमारा ये जो पुरातत्व सब्जेक्ट है ये
मानव समाज में जो भी जो भी ह्यूमन स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, या फिर डेड लोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पुरातत्व मनुष्य के बजाय उसकी कृतियों या उपकरणों या औजारों का तथा पुरावशेषों के अध्ययन का काम करता है। यानी कि नेतृत्व विज्ञान में हम डायरेक्टली मानव के बारे में पढ़ते हैं, जबकि आपका ये आर्कियोलॉजी जो है इसमें हम उसके बनाए हुए चीज़ों, उसके जो रिमेन्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। आगे इसमें दिया है कि स्वेन निल्सन जो कि लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन में है, वहाँ के प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर यानी जूलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया है: सैवेजरी, नोमैड, सेटल्ड एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन। इनके साथ में ये एडवर्ड टाइलर और H.L. मॉर्गन नाम के 2 प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इसमें थोड़ा सा वो किया है, क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स किए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं लॉ ऑफ स्ट्रैटिग्राफी की बात करें तो ये हमें जियोलॉजी में देखने को मिला है। हमने इसे जियोलॉजी से लिया है, और जियोलॉजी के ही बेसिस पे चार्ल्स डार्विन ने पहला अपना जो प्रतिपादन किया था, सर्वप्रथम भूतत्विक अनुसंधान के कारण संबंध उसका। इन्होंने जो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर उससे रिलेटेड जो भी इन्होंने अपना मत दिया है वो सब जियोलॉजी के ही एनालिसिस पे बेस्ड था। आगे देखते हैं पोटेशियम अर्गन डेटिंग, जो कि K40 A40 के नाम से जानी जाती है। ये लाखों वर्ष पुराने प्राचीन अवशेषों के तिथि निर्धारण में हेल्प कर सकती है। ये ज्वालामुखी से जो भी हमारे लावा निकलता है और उससे जो जमाव मिलते हैं हमें, उसकी डेटिंग के लिए हेल्पफुल है। रेडियो कार्बन विधि से 30 से 40 हज़ार तक पुराने वर्षों का भी हम डेटिंग निकाल सकते हैं। कई कई जगहों पे तो 70,000 तक भी जाता है ये। वृक्ष और विलय विधि, यानी कि आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये 2 से 3,000 साल तक का पीछे का हमें बता सकता है, लेकिन कई कई जगहों पे जैसे आपका अमेरिका में देखा जाए तो कुछ ऐसे पेड़ हमें मिलते हैं जो इससे ज़्यादा का भी टाइम पीरियड हमें बताते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले तो इनकी टेस्टिंग के लिए जो भी हमें रिमेन्स मिलता है उनकी टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है, और जो प्रिज़र्व करना होता है हमें अपने जो भी रिमेन्स है उसको जब प्रिज़र्व करते हैं तो उसके लिए भी केमिस्ट्री ज़रूरी है। बात करें वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की, तो इसमें पैलिनोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पराग विश्लेषण कहते हैं इसे। इसमें हम लोग पोलन ग्रेन्स की मदद से जो है किसी भी चीज़ की डेटिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो होती हैं हमारी पेड़ पौधों के ये जो परागकण है ये नष्ट नहीं होते हैं जल्दी, और ज़्यादातर वहाँ पे जहाँ पे अल्कलाइन एलिमेंट्स ना हो, ठीक है, वहाँ पे ये हमें मौजूद मिलते हैं। तो ये हमारी हेल्प कर पाते हैं तिथि निर्धारण के लिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एक वलय का निर्माण 1 वर्ष में होता है, यानी पेड़ में जो रिंग्स बनती हैं उससे रिलेटेड है ये। और 1 साल में पेड़ की जो तने होते हैं उसमें 1 रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इस हिसाब से हम पेड़ों की हेल्प से डेटिंग में मदद ले सकते हैं। और इनके जो रिंग फॉर्मेशन की प्रक्रिया है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि पेड़ की जो है वो एज कितनी है और वहाँ का जो जलवायु यानी एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, मतलब बहुत नमी वाला है या सूखा है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। इससे हम 2000 वर्षों तक की जो डेटिंग है वो कर सकते हैं। और अमेरिका में हमें ब्रिस्लोन पाइन नाम के कुछ पेड़ मिले हैं कैलिफोर्निया में, तो और सीक्वा जाइगेंटिया, ये 2 पेड़ ऐसे हैं जिनकी आयु लगभग 4 से 5,000 वर्ष की होती है। तो ये हमें उतनी डेट का भी मतलब डेटिंग बता सकते हैं। तो विशेषकर पूरा प्राणी विज्ञान पैलेंटोलॉजी
तो ये जो है इसमें हमें जीवाश्म के द्वारा हेल्प मिलती है, मतलब जो भी हमें फॉसिल रिमेन्स मिले जानवरों के, इंसानों के, उसकी मदद से हम लोग डेटिंग कर सकते हैं, कि पुरानी चीज़ों की डेटिंग बताई जा सकती है। एक्सटिंक्ट और जीवित पशुओं की किस्मों एवं संख्या के आधार पर भी किसी पुरातात्विक स्थल का कालक्रम मोटे तौर पर निर्धारित किया जा सकता है, कि जैसे भी वहाँ पे जानवर प्रेजेंट रहे हों उसके बेसिस पे भी हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे ये टाइम पीरियड कब का रहा होगा। तो हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।